नमस्कार साथियों। तो आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपने रजिस्टर को निकाल लें। इसमें बिना डायग्राम के आपको पढ़ना है। डायग्राम एक इमेजिनेशन डायग्राम बनाएंगे आपको, अदरवाइज इसमें रटना ज़्यादा है। इस पोर्शन में समझ कर रटना है, वैसे नहीं रटना है, समझ कर रटना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सेंस क्या होता है, सबसे पहले आप ये देख लें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपको ये पता है कि ह्यूमन में कितनी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर, क्या 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो एक बताया जाए, जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम, इस 23 पेयर में ये आपको पता है कि 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वह ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको पता है। और जो 1 पेयर क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, क्या 1 पेयर क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, इसको क्या कहा जाता है? एलोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्लियर है आपको? यहां तक कोई तो डाउट है ही नहीं है। तो प्रत्येक सेल में, यानी एक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वह मैंने आपको अभी क्या कहा, पेयर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, क्या क्रोमोसोम कैसे हैं? पेयर में। ये देखिए, इस प्रकार से आपके कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में? 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मतलब पूरा 23 तो बना नहीं सकता हूं, क्या 23 तो मुख्य रूप से बताया नहीं जा सकता है। तो आपके मतलब ये शुरुआत के मैंने ये जो क्रोमोसोम है, शुरुआत के जितने 1 2 3 4 4 पेयर जो बनाए, ये कौन से हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम है। ये कौन से बच्चों? ऑटोसोम क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है। जैसे एक एक्स हो गया और दूसरा मुख्य रूप से वाई हो गया। कैसा हो गया? वाई क्रोमोसोम मुख्य रूप से हो गया। ये इस प्रकार से। तो ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? होमोलोगस पेयर होते हैं। कैसे होते हैं? होमोलोगस होते हैं। तो अब आप मुख्य रूप से इनकी एक जैसे है, जैसे इस पर जो जीन्स पाए जाएंगे, उनके लक्षण पाए जाएंगे, वही इस पर पाए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा क्या, होमोलोगस कंडीशंस में है। तो स्वाभाविक है यदि आप और हम लोग एक जीन्स, एक साइड के क्रोमोसोम्स की स्टडी कर ले, यानी इन पेयर में से किसी एक की स्टडी कर ले, तो दूसरे की स्टडी हो जाएगी। दूसरे की स्टडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस प्रकार से मुख्य रूप से सीक्वेंस का मतलब इसमें आपके क्या मतलब, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या बताया गया, वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से एक क्रोमोसोम की स्टडी की। वैज्ञानिकों ने एक क्रोमोसोम की स्टडी की, यानी सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी ह्यूमन है, ह्यूमन में जितने क्रोमोसोम पाए जाते थे, उन क्रोमोसोम में होमोलोगस यानी एक साइड के, तो कितने हो गए? 22। ठीक है। और प्लस एक एक्स और एक वाई, यानी टोटल 24 क्रोमोसोम। कितने? टोटल 24 क्रोमोसोम की स्टडी मुख्य रूप से की गई। यानी कि सीधे सीधे बता दिया जाए, सीक्वेंस ऑफ वेस लिख दूं मैं। देखिए, इसकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर से ले लूं जिससे नीचे तक आ जाएगा। ये डायग्राम बना हुआ है,
क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना है बार बार। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में आप और हम लोग क्या कह सकते हैं, HGP। अब आप और हम लोग आगे HGP से ही इसको कॉल किया करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाए, सीक्वेंस ऑफ बेस इन DNA, base in DNA that determines the genetic information of a given organism of ह्यूमन कर दो सीधे सीधे, क्योंकि ह्यूमन की ही स्टडी है तो सीधे सीधे क्या कर दिया, ऑफ ह्यूमन। देखिए तो सीधे सीधे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें नो कंफ्यूजन नो डाउट कंडीशन होनी चाहिए यहां तक। ये सीधे मतलब HGP डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ बेस इन DNA दैट डिटरमाइंस दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के डीएनए पर ह्यूमन के डीएनए पर जो जीन होते हैं, उन जीन में जो बेस पाए जाते हैं, उन बेस की सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करना। इनका क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस देख लीजिए किस प्रकार से सीक्वेंस, जैसे ये है DNA AGCTUAAUCATU, तो स्वाभाविक है, ये देख लीजिए ये सीक्वेंस जो है। अब आपको क्या पता, AGCTUPPPP जो भी लिखा हुआ है, इनकी मुख्य रूप से जो जानकारी प्राप्त करना है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस कैसा है, तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, HGP कहा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये आपको आना चाहिए। अब इसमें एक मुख्य रूप से बताया जाता है, इस HGP को लॉन्च्ड कब किया गया, HGP को लॉन्च्ड कब किया गया। लॉन्च्ड का मतलब है, सीधे सीधे मैं मुख्य रूप से बोल दूं, यहां लॉन्च जो किया गया 1900 में, मतलब ये है ये बताया जाए अक्टूबर 1990, क्या अक्टूबर 1990 में मुख्य रूप से इसको किया गया था। 1900 मुंह से निकल गया, 1990 में मुख्य रूप से किया गया था। और ये 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था। कितने इयर्स का प्रोजेक्ट था, 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था। यानी कि जो प्रोजेक्ट चालू कर रहे थे, अभी मैं बताऊंगा, जिसने प्रोजेक्ट चालू किया था, उन्होंने टारगेट बनाया था कि 13 वर्ष में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने, 13 वर्ष में प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या होता है कि 13 इयर्स के लिए इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। तो 13 इयर्स के हिसाब से लगा लीजिए, तो 2003 में यानी 2003 में मुख्य रूप से ये कंप्लीट हो गया होगा। क्या कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन कंप्लीट 2003 में होना चाहिए था, कंप्लीट 2003 में होना चाहिए था, लेकिन मुख्य रूप से यह कंप्लीट 2006 में हुआ। पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एक जो था, क्या वह क्रोमोसोम, यानी ये वाला जो क्रोमोसोम था, सबसे पहले नंबर का क्रोमोसोम, पहले नंबर का जो क्रोमोसोम, उसको मुख्य रूप से जीनोम का कंप्लीट किया गया, वह 2006। क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक, यह बड़ा बहुत होता है, मतलब ये जो आपका जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये आपके ऊपर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये फिर उससे छोटा, ये फिर उससे छोटा, ये फिर उससे छोटा, इस प्रकार से 23 पेयर पाए जाते हैं। और ये जो वाई क्रोमोसोम है, वह सबसे
छोटा है। सबसे छोटा मुख्य रूप से कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम होता है। चूंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, क्या फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोसोम था वह सबसे बड़ा था, इस वजह से मुख्य रूप से इसके सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगा और 2006 में मुख्य रूप से इस कंप्लीट हो पाया था। कब हो पाया था? 2006 में मुख्य रूप से ये कंप्लीट हो पाया था। तो ये मुख्य रूप से एक चीज बिल्कुल जानकारी देखिए, आप ये विषय ध्यान रखना कि आपकी एनसीईआरटी में जो टू द पॉइंट जो लिखे वही मुख्य रूप से पॉइंट इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल लॉन्च की कंडीशन है जो आप तैयार कर ले, कहीं भी पूछी जा सकती है आपकी। तो ये विशेष कंडीशन। ठीक है, फिर अब ये जीनोम, मैंने अभी जैसे ये जो शब्द आया है जीनोम, ये जीनोम शब्द क्या होता है? क्या? वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले मतलब यहां लिख दिया जाए जीनोम, वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। दिखाई दे रहा है? ऑफ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो मतलब क्या क्या कहा गया? किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को, किसी भी जीव में गुणसूत्र के अगुणित सेट को, लिख दूं, हिंदी में भी लिख दूं, किसी भी गुण सूत्र में अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को, गुणसूत्रों के, किसी भी जीव में, किसी भी जीव शब्द नहीं आया, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ? अभी जैसे ह्यूमन की चर्चा कर रहे थे, आपको मैंने क्या बताया था कि एक सेल्स में 23 पेयर पाए जाते हैं। ये क्लियर मुख्य रूप से 22 ये और पेयर की बात कर रहा हूं। अब आप एक साइड की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि होमोलोगस कंडीशन है, एक समान है, तो एक साइड की स्टडी कर लें, यानी कि सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कहा जाए कि ये जो है ये साइड मतलब है, तो इस साइड की स्टडी कर लीजिए आप, ये वाले, क्या ये वाली की स्टडी कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा, यहां तक की, पहली मैं बात कर रहा हूं यहां तक की, तो ये स्वाभाविक है कितने 22 पेयर है, यानी कि एक साइड की स्थिति करोगे तो ये 22 पेयर थे दोनों साइड में। ये देखिए, क्या दोनों साइड में 22 थे, तो 22 दूनी 44, इनके आधे की स्टडी करनी है तो 22 की स्टडी करेंगे, तो ये 22 लिखा मैंने, वो ये 22 की, प्लस दूसरा कौन सा बचता है आपका, प्लस जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, सीधे सीधे क्या, सीधे सीधे कौन सा बच रहा है, एक एक्स बच रहा है, तो उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। क्या ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है तो उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी, और दूसरा वाई क्रोमोसोम बच रहा है उसकी भी स्टडी। तो इस प्रकार से 24 क्रोमोसोम के सीक्वेंस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये मुख्य रूप से क्या आपका होता है वन हैप्लॉइड सेट। तो ये जो वन हैप्लॉइड सेट जो है इसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया है, आपके जीनोम कहा जाता है। यानी किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को यानी जो गुणित नहीं है, गुणा होते तो एक दूनी दो, यानी कि दो होना चाहिए था, लेकिन अगुणित सेट है तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया, जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि जीनोम में मुख्य रूप से देखा जाए कि कितने जीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक जीनोम में 3 बिलियन, कितने जीन पाए जाते हैं, 3 बिलियन जीन होते हैं। विशेष ध्यान रख लेना, 3 बिलियन जीन होते हैं। कितने होते हैं, 3 बिलियन जीन होते हैं। लेकिन इसमें से लिख दूं से 30,000 जीन ही सक्रिय होते हैं। एक्टिव जो जीन होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 30,000 ही होते हैं। एक जीनोम मतलब एक
जीनोम में कितने जीन, टोटल जीन कितने हुए 3 बिलियन, कितने हुए 3 बिलियन जीन होते हैं। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से मैंने क्या कहा, इसमें से 30,000 जीन ही मुख्य रूप से कैसे होते, सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, सक्रिय। तो एक जीनोम में आपके, अब आपसे कोई पूछे तो इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, क्या बेस पेयर मुख्य रूप से कितने होते हैं। तो स्वाभाविक है बेस पेयर की जो संख्या होती है वह है 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, चलो पहले इसका थोड़ा सा आप यहां से मैं द्वारा से बता देता हूं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए मैं मिटा लूं इसको, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है उधर, क्या लिखा हुआ है कि ये जीनोम्स के बारे में लिखा है कि किसी भी जीनोम में 3 बिलियन जीन पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 जीन ही सक्रिय होते हैं। कितने होते, 30,000 जीन ही सक्रिय होते हैं। इसको मेगा प्रोजेक्ट के रूप में जाना गया था। मेगा प्रोजेक्ट यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो HGP जो है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया था, सीधे सीधे देखिए। मेगा प्रोजेक्ट कहा जाने का कारण था, सीधी सीधी मैंने अभी आपको बताया भी, कि 3 बिलियन जीन पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, 3 बिलियन जीन पाए जा रहे हैं। ये बात सही है कि इसमें से 30,000 जीन ही एक्टिव हैं भाई, लेकिन है तो 3 बिलियन, एक्टिव कितने हैं, 30,000 जीन ही सिर्फ एक्टिव होते हैं। क्या, अब मुख्य रूप से एक जीनोम में क्या कितने बेस पेयर होंगे, जब इतने जीन है तो इसमें बेस पेयर कितने होंगे। तो बेस पेयर की संख्या जो मुख्य रूप से होती है वो 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, शॉर्ट में लिख दिया बीपी। क्या शॉर्ट में क्या लिख दिया, बीपी होता है। तो स्वाभाविक है एक बेस पेयर की सीक्वेंस के लिए अपने को मुख्य रूप से क्या करना है, सक्रिय। चलिए एक बेस पेयर यानी कि यहां लिखा जाए 1 बेस पेयर में मुख्य रूप से कितना खर्चा आता है सीक्वेंस करने के लिए। 1 बेस पेयर में 1 बेस पेयर में सीक्वेंस में खर्च कितना खर्च होता है। यदि आपको 1 बेस पेयर का खर्चा निकालना है तो स्वाभाविक है कि ये कितना आएगा, 3 US डॉलर। कितना, US डॉलर, और US डॉलर का साइन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये खर्चा मुख्य रूप से आएगा। तो स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है कि इतना जब खर्चा आ रहा है तो कितने डॉलर टोटल मुख्य रूप से खर्चा होगा। 3 बिलियन जीन है, कितने हैं, 3 बिलियन जीन है। तो मुख्य रूप से खर्चा सोच लीजिए कितना हो जाएगा, क्या, तो लगा दीजिए गुणा भाग 3 का 3 में कर दोगे तो यानी कि 9 बिलियन, कितना, 9 बिलियन डॉलर खर्च होगा। तो स्वाभाविक है कि 9 बिलियन डॉलर मुख्य रूप से खर्च हो रहा है, 9 बिलियन डॉलर US खर्च हो रहा है। तो मुख्य रूप से मेगा प्रोजेक्ट तो हो ही गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। इतना पैसा कहां से कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्या कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। कहां लिखा है, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग मुख्य रूप से क्या करें, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि मतलब इसी पर चर्चा कर लेते, थोड़ा सा रह गया कि वैज्ञानिकों का मानना था, या ये कहा जाए कि एक जीनोम की स्थिति का मानना ये था कि जैसे कह रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट जो बार बार मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, टोटल सीक्वेंस को
एक बुक में एक आइडिया लगाया, एक टोटल सीक्वेंस को एक बुक में लिखा जाए। क्या? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, टोटल सीक्वेंस को बुक में लिखा जाए, एक बुक में लिखा जाए। क्लियर लिखा हुआ, टोटल सीक्वेंस को बुक में लिखना शुरू कर दिया जाए। क्या शुरू कर दिया जाए? तो स्वाभाविक है उसके एक बुक में और लिखना शुरू किया जाए तो उस बुक में मुख्य रूप से कितने, उस एक बुक में कितने पेज होने चाहिए? 1000। क्या? 1000 कितने पेज होना चाहिए? मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या कह रहा हूं, एक बुक में 1000 पेज है। एक बुक में, यहां से लिखना शुरू करें, एक बुक में 1000 पेज है। क्लियर? एक बुक में 1000 पेज है। स्वाभाविक सूचनी, एक बुक में आइडिया लगाई, एक बुक में 1000 पेज है। प्रत्येक पेज पर 1000 लेटर्स लिखिए, प्रत्येक पेज पर, यानी ईच पेज पर मुख्य रूप से कितने? 1000 लेटर लिखे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक लगाई, देखिए प्रत्येक बुक में 1000 पेज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में यही का यही लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रत्येक बुक में 1000 पेज हैं। कितने पेज हैं बच्चों? विशेष ध्यान सुन ले, 1000 पेज। और प्रत्येक पेज पर, मतलब इसमें 1000 पेज, प्रत्येक पेज पर मुख्य रूप से कितने? 1000 लेटर लिखें, यानी कि उनकी सीक्वेंसिंग में बेस पेयर कितने आएंगे? 1000 आएंगे। तो कितनी बुक भरी जाएंगी? तो लगा लीजिए कि 3300। कितनी बुक? 3300 बुक मुख्य रूप से भर जाएंगी। कितनी बुक भर जाएंगी? 3300 बुक भर जाएंगी। ऐसा मुख्य रूप से एचजीपी को जानने वाले साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से मानना था। ठीक है, तो ये चीज तो अब स्वाभाविक है कि जब ये बुक, इतनी बुक भर जाएंगी तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा? अब पता चला कि लिख दिया गया, 3300 बुक भर दी गई, फिर इसके बाद फिर से जरूरत पड़ी तो क्या किया जाए? तो इसके लिए मुख्य रूप से सीधे सीधे वैज्ञानिकों को ये देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी वर्ड पर आना पड़ेगा। क्या? साइंटिस्ट को मुख्य रूप से क्या, इस कार्य को जो कर रहे हैं, एचजीपी कार्य को मुख्य रूप से कर रहे हैं, उनको किस पर आना पड़ेगा? एक टेक्नोलॉजी वर्ड पर आना पड़ेगा। किस वर्ड पर आना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी वर्ड पर आना है। इसके लिए मुख्य रूप से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स नामक फील्ड उभर कर सामने आया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड उभर कर सामने आया। उसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता था? फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन स्टोर, प्रोसीड एंड एनालाइज। देखिए, क्या एक कंप्यूटर जैसी कहानी है आपके मोबाइल में, जैसे मतलब आजकल आप समझ ही रहे हैं कि मोबाइल तो होता ही है। मोबाइल में मुख्य रूप से आप कितनी चीजों को याद रखेंगे? आप, सबसे बड़ी बात है कि आपसे ये कहा जाए कि मुख्य रूप से ये आपको दे दिया गया, इन सभी चीजों को याद रखना है। आपने कहा अरे भैया याद रखेंगे हम तो, ये तो मतलब कम से कम मतलब 500 लाइनें हो गई, कैसे याद रखें? तो 500 लाइनों के लिए मुख्य रूप से क्या करना पड़ेगा आपको? सीधी सीधी बात है कि आप सोचेंगे इसको रट लेते हैं, सर बोलते जा रहे हैं मैं रटता जाता हूं, सर बोलते जा रहे हैं मैं इसको लिखता जाता हूं। तो स्वाभाविक है लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम के अलावा मुख्य रूप से कितने पेज भर डालोगे? कितने पेज? मैं ह्यूमन जीनोम की मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितने पेज भर डालोगे? तो मुख्य रूप से क्यों ना किया जाए कि एक जो है, आप जो बोल रहे हैं वह चीज मैं मुख्य रूप से कंप्यूटर में कॉपी कर दूं। क्या? कंप्यूटर में या मोबाइल के डाटा में कॉपी कर दूं, तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसको तुरंत निकाल लिया जाएगा। क्या? जब जरूरत पड़ेगी तो उसको तुरंत निकाल लिया जाएगा। तो इसी संपर्क में मुख्य रूप से जब ये कहानी आई कि 3300 बुक भरी जाएंगी, ऐसा कार्य होगा, तो वहां मुख्य रूप से बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ड उभर कर आया। क्या आया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ड उभर कर आया। तो देखिए, बायो मैटिक्स वर्ड आया। अब इस बायो इंफॉर्मेटिक्स वर्ड में मुख्य रूप से क्या किया जाए? फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर,
मतलब इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया जाए, फॉर्मेट किया जाए, मतलब एक इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए कंप्यूटर में जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एज इट लाइक है, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार का मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर बनाया जाए, वह मुख्य रूप से डाटा को स्टोर करता हो, कि डाटा को स्टोर करे और एनालाइज करे, प्रोसीड करे और एनालाइज करे। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसी बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गई तो उसमें मुख्य रूप से जो जानकारी फीड कर दी जाती थी, वह जानकारी जब आवश्यकता होती तो उसको मुख्य रूप से एनालाइज कर लेते थे। एनालाइज के लिए मुख्य रूप से जानकारी चाहिए तो उसमें स्टोर कर दी गई, क्या स्टोर कर दी प्रोसीजर के तहत, और बाद में जब आवश्यकता है तो उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो ये जो फील्ड उभर कर आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो फील्ड उभर कर आया, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, दिखाई देगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन, यहां पे आ जाओ, विच कैन स्टोर, और लिख दूं हो जाएगा काम, स्टोर प्रोसेस एंड एनालाइज। क्या प्रोसेस एंड एनालाइज, यानी सीधे सीधे लिखा हुआ कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा है कि नहीं, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें मुख्य रूप से डाटा को स्टोर किया जाए और एनालाइज किया जाए, डाटा को स्टोर किया जाए और एनालाइज किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं, देखिए एक बार फिर से बेटा देखो, थोड़ा सा ध्यान यहां दोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एक तो सबसे बड़ी बात आपकी ये कि आपको मैं कई बार कहा कि डॉट पेन रजिस्टर निकाल कर बैठा करें, डॉट पेन रजिस्टर निकालने की आपकी आदत नहीं, जब टोको तब उससे पहले निकालते नहीं। तो बच्चों विशेष ध्यान रखो कि जैसे मैं शुरू, ये देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, कि डायग्राम से आप दिमाग में रख लो, आपको रटना तो पड़ेगा भैया, आपको रटना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है, रटो, क्यों नहीं रटते हो, क्या रटिए आप, मतलब आपका मतलब 12th क्लास है, आप मतलब साथ साथ में नीट दे रहे हैं एग्जाम, तो रटना तो पड़ेगा, विशेष ध्यान रखिए बेटा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या मैं बताने जा रहा था कि सीधे सीधे मेगा प्रोजेक्ट नाम इसको क्यों गया, 3 बिलियन जीन्स पाए जाते हैं किसी भी जीनोम में, तो 30,000 ही भले उसमें से सक्रिय हैं, एक्टिव कितने, मात्र 30,000 ही हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें मुख्य रूप से जीन में कितने बेस पेयर होंगे, ये तो 3 बिलियन जीन हो गए, एक जीन में मुख्य रूप से या मतलब टोटल जीन में कितने बेस पेयर होंगे, तो ये लिख दिया गया 3 × 10⁹। तो एक बेस पेयर में सीक्वेंस में कितना खर्चा पड़ेगा, भाई सीक्वेंस करना पड़ेगा ना, सीक्वेंस को ही तो कह रहे हैं एसजीपी। तो एक बेस पेयर में सीक्वेंस में कितना खर्चा करना पड़ेगा, $3। स्वाभाविक है, आप सोच लीजिए एक बेस पेयर में सीक्वेंस जानने के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा, $3 खर्च करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है 3, तो टोटल $9 बिलियन खर्च करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए 3 बिलियन ये क्या टोटल कितना इसका, इसमें आप गुणा कर दोगे तो $9 बिलियन खर्चा होगा। अब सोचिए कितना बड़ा खर्चा है, संख्या तो है ही अधिक, लेकिन खर्चा कितना बड़ा है, कितने समय में मुख्य रूप से होगा, क्या, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, मेगा प्रोजेक्ट। मेगा मतलब लार्ज, बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा कहते हैं ना लार्ज, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से इसको मुख्य रूप से ये नाम दिया गया। टोटल सीक्वेंस को खर्च, टोटल सीक्वेंस को मतलब वैज्ञानिकों ने इन्होंने एक आइडिया निकाला कि टोटल सीक्वेंस को एक बुक में लिखा जाए, एक बुक में लिखा जाए, तो एक बुक में, ऐसी बुक जिसमें 1000 पेज है, कितने, एक बुक में मतलब प्रत्येक पेज में, यहां शब्द एक की जगह मुख्य रूप से मैं क्या लगा देता हूं, प्रत्येक, ईच प्रत्येक बुक में 1000 पेज है, ऐसी बुक मुख्य रूप से उदाहरण दे रहे थे कि ऐसी बुक जिसमें 1000 पेज है, और उस प्रत्येक बुक में मुख्य रूप से लेटर कितने, 1000 लेटर हैं, तो मुख्य रूप से कितनी बुक भर जाएंगी, 3300 बुक मुख्य रूप से भर जाएंगी, 3300 बुक मुख्य रूप से भर जाएंगी। अब सोचो इतनी जब बुक भर जाएंगी तो कैसे क्या काम चलेगा, क्या, अब वो बुक किसी कारण से मुख्य रूप से एक गड़बड़ हो गई, तो यानी कि उनकी सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो गई,
तो इस वजह से साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से एक वर्ड लेकर आए, लोग लेकर आए जो इस पर स्टडी कर रहे थे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मुख्य रूप से बताया गया कि जो डाटा निकल कर आ रहा है उस डाटा को मुख्य रूप से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए कि उसमें स्टोर कर दिया जाए, डाटा को मुख्य रूप से क्या कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए। तो स्टोर करा रहेगा तो मुख्य रूप से वह बना रहेगा, उसी को कहा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहा गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वही लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो सॉफ्टवेयर बना दिया, विच कैन स्टोर, वो मुख्य रूप से क्या स्टोर कर सकता है, तो स्टोर कर लिया। प्रोसेस एंड एनालाइज, और जो आगे प्रोसेस करनी है फिर उसकी एनालाइज किया जा सकता है। सीधे सीधे मुख्य रूप से ये आपको कहानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़नी है। ये भी मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये भी मुख्य रूप से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात मुख्य रूप से बताई गई। अब मुख्य रूप से सीधे सीधे आता है कि बताया जाए, इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब आता है गोल्स, उद्देश्य। मिटा रहा हूं मैं बिल्कुल, हाँ भाई। अब आप बता दीजिए इसके उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है। तो स्वाभाविक है, देखिए मैं लिख दूं यहां पर, गोल्स यानी उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मुख्य रूप से सबसे पहली बात कि ये क्यों बनाया जा रहा, जब इतना खर्चा होना है तो इसको क्यों तैयार किया जा रहा था, क्या क्यों तैयार किया जाता, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, इस वजह से तैयार किया जा रहा है। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया, उद्देश्य या गोल्स कहा जाता। तो क्या बता सकते हो, टू नो द सीक्वेंस, लिखूं, टू नो द sequence of 3 into 10 to the power 9 human जीनोम। क्लियर। तो ये क्या लिख दिया गया, ऑफ वर्ड और लिख दें यहां पर, कि मतलब हमको इनकी जानकारी, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर की मुख्य रूप से जानकारी होती है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको प्रोजेक्ट को चालू किया गया। भले ही लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन मात्र आप तो ये सोच रहे हो कि 3 इंटू 10 पावर बेस पेयर जो है, क्या 10 टू 3 इंटू पावर जो बेस पेयर है, यहाँ बेस पेयर भी नहीं लिख पाया हूं मैं, बेस पेयर मैं लिखे देता हूं, ये कि छोटा सा लिख दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जब स्टडी करोगे तब पता चलेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, टू नो अबाउट 20 to 30,000 जीन, यानी कि हमको मुख्य रूप से 20,000 से 30,000 जीन की, यानी विशेष तौर पर यह ध्यान रखना कि यहां आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20,000 जीन से 25,000 जीन मुख्य रूप से आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कितने, 20 से 25,000 मुख्य रूप से आपके किस में लिखे, एनसीईआरटी में लिखे। तो हो सकता है कि चेंज होकर आ जाए, 20 से 30,000 जीन की जानकारी प्राप्त होती है। आप तो ये सीधे सीधे लिख दें, ठीक है। तो या 25 से 30 लिख दें, 25 से 30 लिख देते चलिए। तो आपको क्या, टू नो तो यही लिखा हुआ है, तो टू नो अबाउट to know about 25,000 to 30,000, क्या टू नो अबाउट 25 मतलब 25,000 से 30,000 जीन की जानकारी हो रही है। ये मुख्य रूप से रीजन था। क्या, ये गोल्स भी मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। फिर आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
क्या आपका आ गया, बायो इंफॉर्मेटिक्स आ गया कि नहीं आ गया। तो टू नो स्टोर प्रोसेस एंड, अभी मैंने लिखा था वही लिख दीजिए, टू नो स्टोर प्रोसेस एंड एनालाइज करना। तो देखिए टू नो यानी हमें जानकारी हो रही, टू नो स्टोर प्रोसेस एंड एनालाइज, यानी सीधे सीधे बायो इनफॉर्मेटिक्स, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प मिली। ठीक है, एक रूप से ये भी हो सकता है, आप क्या ये भी बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि मैपिंग में हेल्प मिली, मुख्य रूप से ये कहा जाए कि पूरे डीएनए का मैप तैयार करने में भी मुख्य रूप से इससे हेल्प मिलती है। तो ये, और दूसरा मुख्य रूप से क्या बता सकते हैं, एक कमेटी, हाँ एक कमेटी बनाई गई थी ELSI। क्या EL, देखिए मैं इस पॉइंट को अलग कलर से लिख रहा हूं, बहुत अच्छा मतलब है, VIT कैटेगरी का IMP आया है। ELSI ये कमेटी थी, ये क्या है, ELSI एक कमेटी है। इस कमेटी का सबसे पहले मुख्य रूप से ये कार्य देख ले कि किसी प्रकार का विवाद उठता है, आदमी ये कहे कि इतना पैसा तुम क्यों खर्च कर रहे हो, $9 बिलियन खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है, या मेरे ह्यूमन का ही क्यों किया जा रहा है, या फलाने के ह्यूमन का क्यों किया जा रहा है, इस पर पैसा क्यों। तो ये यदि कोई विवाद उठता है या विवाद उठता है तो उसके लिए कोई कमेटी तो बनाई जाती है भाई कि कहाँ क्या होगा। तो ये जो कमेटी थी ELSI, एथिली का क्या बताया जाता है आपका, सीधे सीधे ई का मतलब यहां आपका क्या है, एथिकल, लिख दूं एथिकल, ये ई का मतलब है। एल का मतलब क्या है, लीगल, एल का मतलब क्या है, एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। ठीक है, तो इसको कहा गया एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। किसी प्रकार के धार्मिक हो या किसी प्रकार के सामाजिक हो, इस प्रकार के इशू उठते हैं तो स्वाभाविक उसके लिए कमेटी डेवलप की थी, ELSI कमेटी बनी गई थी, सारे के सारे निपटारे उसी कमेटी के सामने मुख्य रूप से होंगे। तो ये क्या था, इसका ये उद्देश्य था। और यदि आप चाहे तो दूसरा भी बता सकते हैं, जेनेटिक मैप, क्या जेनेटिक मैप तैयार करने में मुख्य रूप से हेल्प मिली थी। तो जेनेटिक मैप तैयार करने में हेल्प, तो स्वाभाविक है ये इसके क्या गोल्स हैं, टू नो द सीक्वेंस ऑफ, यानी ह्यूमन जीनोम में जितने बेस पाए जाते थे उसकी जानकारी मिल गई। लिख लीजिए हिंदी वाले, हिंदी में तुम लिख लो भाई, ठीक है। फिर क्या जानकारी मिली, यानी कि जीन की कितने जीन पाए जाते थे, तो बताया गया 25 से 30,000। मतलब ये जो कंडीशन जो है, मतलब ये नहीं पहले तो 3 बिलियन थे, उनमें 30,000 जो मैंने एक्टिव कहे थे वही लिखे हुए, तो मुख्य रूप से उनकी जानकारी प्राप्त हुई। फिर जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत अच्छा मुख्य रूप से निकल कर आया, इसके माध्यम से यानी सॉफ्टवेयर बना दिया जाता था, उसमें सारी चीजों को मुख्य रूप से स्टोर कर दिया जाता। तो वही चीज लिखा, टू नो स्टोर प्रोसेस एंड एनालाइज, तो ये मुख्य रूप से कंडीशन कर सकते थे। ठीक है, फिर ELSI कमेटी बनाई गई, जिसका मतलब है इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, यानी किसी प्रकार के धार्मिक हो या सामाजिक हो या कोई भी इशू उठता है तो वह सारे के सारे इशू की पूर्ति जो करनी पड़ेगी या मुख्य रूप से जो भी कंडीशन होती है तो वह ELSI कमेटी के सामने ही करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका क्या, ELSI। फिर जेनेटिक मैप तैयार होता है, आपके ये जो क्रोमोसोम्स पाए जाते ऊपर सबसे बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, यानी सबसे छोटे नीचे। तो ये जेनेटिक मैप यानी कि जीन्स के पता करना, उनको किस सीक्वेंस में है सारी चीजें, तो उसको जेनेटिक मैप मुख्य रूप से, तो जेनेटिक मैप तैयार करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये कंडीशन आपके क्या इसके गोल्स होते हैं। अब आते मेथडोलॉजी, तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती, कौन सी विधि है, कौन से मेथड है ये प्रक्रिया अपनाने के लिए। तो ये देखिए, पहले चलिए वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं आप इसका, अरे कैमरे से क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट, क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट सीधे सीधे। तो
चलिए भैया, एक ही दिन में खत्म करने का उद्देश्य है मेरा, इस वजह से थोड़ा, ठीक है ना, आप जल्दी घबराहट ना करें, बिल्कुल एक ही दिन में आज की आज मैं मुख्य रूप से ये पूरा खत्म करूंगा। तो मेथडोलॉजी क्या है डाली जाए? मेथडोलॉजी मतलब कि किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। तो स्वाभाविक है कि ये आपको पता है कि एक पूरा डीएनए है, सपोज दैट मैं यहां बात कर रहा हूं, ये डीएनए है, ठीक है, इतना बड़ा बहुत है भाई। उस डीएनए की सीक्वेंस की जानकारी करनी कि बेस पेयर के सीक्वेंस क्या है। तो सपोज दैट के मुख्य रूप से इसमें कुछ सेगमेंट ही हैं जो, देखिए प्रत्येक डीएनए में कुछ बेस पेयर या कुछ सेगमेंट ही हैं जो एक्टिव होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या? तो मैं ये यहां इस सेगमेंट को ये इंडिकेट कर दे रहा हूं अलग से, ये कलर कर दिया बीच बीच में सेगमेंट को। ये सेगमेंट जो हैं, ये वाले सेगमेंट, क्या ये सेगमेंट हैं जो सिर्फ प्रोटीन को कोडिंग करते हैं, क्या प्रोटीन के लिए कोडिंग है। विशेष तौर पर मैं लिखे देता हूं के लिए कोडिंग, यानी कि यही सेगमेंट से प्रोटीन के लिए कोडिंग है। तो यानी कि शेष जो सेगमेंट है वो बेकार है, जंक सेगमेंट कह सकते हैं। क्या बेकार है? यानी कि मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है? जंक सेगमेंट कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? तो स्वाभाविक है प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने आया कि तो ये जंक जो यानी फालतू फालतू के सेगमेंट हैं, तो इन फालतू के सेगमेंट की मुख्य रूप से स्टडी क्यों की जाए? क्या स्टडी फालतू के सेगमेंट की स्टडी क्यों की जाए? उसका खर्चा क्यों मुख्य रूप से क्या किया जाए? तो पूरा डीएनए कभी प्रोटीन नहीं बना, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वह कभी प्रोटीन नहीं बनाता, पूरा का पूरा। इसमें जो सिर्फ जो रेड कलर के जो हैं, क्या रेड कलर के जो हैं वही मुख्य रूप से क्या बना रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि स्टडी किसकी करें? उस प्रोटीन के निर्माण वाले खंड की सिर्फ स्टडी की जाए कि या पूरी के पूरी की स्टडी की जाए? क्या पूरे के पूरे की स्टडी? क्योंकि वह तो फालतू है, कोई मतलब नहीं स्टडी करने के लिए। तो वैज्ञानिकों का मानना था, दो अलग अलग तर्क निकल कर आए। क्या तर्क निकल कर क्या आए? देखिए, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर, क्या जो आपको मुख्य रूप से कैसा दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। तो उसकी जानकारी टू सीक्वेंस ओनली, एक धड़ा ये मानता था, एक पक्ष ये मानता था टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पार्ट, यानी कि मैं यहां लिख दूं ब्रैकेट में रेड पार्ट, जो सिर्फ प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो उसके लिए मुख्य रूप से मैंने कौन सा लिया? रेड पार्ट। एक धड़ा ये मानता था कि ये करना चाहिए। दूसरा मुख्य रूप से क्या मानता था? टू सीक्वेंस, टू सीक्वेंस होल डीएनए, मतलब क्या किया जाए? टू सीक्वेंस होल डीएनए, यानी पूरे के पूरे डीएनए का किया जाए। तो वास्तविक तौर पर जो मान्य किया गया वो यही था, ये वाला मान्य था, यानी कि पूरे डीएनए को मुख्य रूप से सीक्वेंस किया जाए। क्या पूरे डीएनए को क्या किया जाए? सीक्वेंस किया जाए। तो कौन सी टेक्निक अपनाई गई इसके लिए? कौन सी टेक्निक थी इसके लिए? मुख्य रूप से कौन सी टेक्निक थी? तो ये देखें, एक्सप्रेस्ड, लिखिए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्निक, ये शॉर्ट में लिख दिया टेक्निक, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता था?
शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इसको जरूर कर लें, EST, क्या है शॉर्ट में, EST शॉर्ट में कहा गया। ये जो मेथड है, टेक्निक है, क्या है, ये टेक्निक है भाई मेरे, इस टेक्निक के द्वारा मुख्य रूप से करना था, तो इस वजह से इसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्निक कहा गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्निक कहा गया। अब इसके लिए मुख्य रूप से क्या था, इसके लिए जो टेक्निक अपनाई गई थी वो टेक्निक का नाम क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या था, दिखाई देगा, जैसा है वैसे का वैसे ही करना चाहिए, इतना लंबा। ये टेक्निक लिखी गई शॉर्ट में, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। ये मुख्य रूप से टेक्निक नाम दिया गया सीक्वेंस एनोटेशन। इनके माध्यम से वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इस टेक्निक को अपनाते हैं, इस टेक्निक को, तो सिर्फ यही सीक्वेंस होगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, क्या दूसरा सेगमेंट। तो वैज्ञानिकों का एक धड़े का मानना ये था, एक वैज्ञानिक ये कहता नहीं भैया सिर्फ कोडिंग पार्ट को ही नहीं आपको करना है, क्या, कोडिंग पार्ट को ही नहीं करना, आपको मुख्य रूप से टोटल पार्ट को, क्या, टोटल पार्ट की सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करनी है। तो उस टेक्निक को क्या कहा गया, सीक्वेंस एनोटेशन टेक्निक मुख्य रूप से कहा जाता है। इस टेक्निक में मुख्य रूप से क्या, सीक्वेंस की स्टडी के लिए तो कैसे स्टडी की जाए, किस प्रकार से स्टडी की जाए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, ये विशेष ध्यान रखना। ये चल रहा है, मेथोडोलॉजी चल रहा है, ले लिया, ठीक है। अब क्या था कि इनकी जानकारी प्राप्त करनी, इनका सीक्वेंस करना है, तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से ये किया जाएगा कि इनको छोटे छोटे पीसेस में काटे जाएंगे, डीएनए को। किसके माध्यम से काटे जाएंगे, क्या, किसके माध्यम से काटे जाएंगे, आपके काटने के लिए आपको छेद, चाकू या कैंची का सहारा लेना पड़ेगा, या भैया हथौड़ी ले लो, या कुल्हाड़ी ले लो, खुरपी ले लो, काय का लोगे, क्या चाकू का ही लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या कैंची का लेंगे, हैं, कैंची, चाकू लेने के लिए एक साइड में यूं पकड़ना पड़ेगा, यूं काटना पड़ेगा, और कैंची के लिए मुख्य रूप से यूं करते चले जाओ। तो स्वाभाविक है कैंची का उपयोग करो, आप काय का उपयोग करो, कैंची का उपयोग करो। लेकिन कैंची कौन सी होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, केमिकल कैंची होना चाहिए, केमिकल सीजर्स कहा जाता है इसको। कौन सा सीजर्स कहा जाता है, केमिकल सीजर्स कहा जाता है, जिसका क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का माध्यम से ये जो डीएनए है, इन डीएनए सेगमेंट्स को छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं, तो देखिए मैं अब बता रहा हूं, देखिए इसको मिटा लूं, ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए तो किस प्रकार से किया जाएगा, ये डीएनए है, क्या है, आपको मैंने क्या बताया, केमिकल सीजर्स, केमिकल सीजर्स, क्या नाम है इसका, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मुख्य रूप से नाम है। तो ये हल्का चलने लगा है जरा, तो ये मुख्य रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाएंगे, क्या, इस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो करूं, देखिए ये मेरी फिंगर है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करे, ये काटती चली जाए, देखिए, ठीक है, ये काट दिया गया, थोड़ा ये दिखाई दे रहा, ये काट दिए गए, क्लियर। अब काटने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, क्या ऐसे डले रहेंगे छोटे छोटे पीस, भाई सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करनी है तो स्वाभाविक है कि इनकी बहुत सारी कॉपी बनानी पड़ेंगी, क्या बनानी पड़ेंगी, कॉपी बनानी पड़ेंगी, यानी किसी होस्ट सेल के अंतर्गत पहुंचाना पड़ेगा। आपको फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में जब आएगा, क्या, तो स्वाभाविक है कि होस्ट सेल क्या होते हैं, होस्ट सेल मुख्य रूप से ये कि इन
काटे हुए पार्ट को, एक सिर्फ एक पार्ट को किसी भी सेल के अंदर प्रेरित करा या अंदर प्रेषित करा दें, अंदर मुख्य रूप से पहुंचा दें, तो उसके माध्यम से बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, ऐसी की ऐसी। क्या बहुत सारी मुख्य रूप से क्या बन जाएंगी, कॉपी बन जाएंगी। तो अब सेल कौन सी होनी चाहिए, आपको ध्यान होगा मुख्य रूप से विशेष तौर पर दो प्रकार, एक तो बैक्टीरियल सेल का उपयोग किया गया और दूसरी ईस्ट सेल। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की होती है, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, और ईस्ट सेल जो है वह मुख्य रूप से कैसी, यूकैरियोटिक नेचर की है। तो दो होस्ट सेल उपयोग की गई थी, वह कौन सी, सपोज दैट के मैं मुख्य रूप से चर्चा कर लूं, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल, क्लियर। होस्ट सेल में दो थी, वो कौन कौन सी थी, बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता था, क्लियर। एक तो ये, दूसरी जो उपयोग में लाई जा सकती थी वो कौन सी, ईस्ट सेल का, क्या, ईस्ट सेल का। तो ये जो बैक्टीरिया जो थी यह किस नेचर की थी, वैज्ञानिकों ने दोनों प्रकार का उपयोग किया था, कैरियोट, और ये कैसी थी, यू कैरियोट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मुख्य रूप से दो। अब क्या किया जाए कि किसके माध्यम से, किसी के माध्यम से मुख्य रूप से क्या, इस एक पीस को, क्या इस एक पीस को मुख्य रूप से इसके अंदर प्रेरित करा दिया है, तो वो क्या होती है, वेक्टर होती है। क्या इसको मुख्य रूप से किसके माध्यम से, वेक्टर के माध्यम से, क्या, वेक्टर के माध्यम से, जैसे कि मुख्य रूप से इसके अंदर प्रेरित करा दें, तो वेक्टर के माध्यम से मुख्य रूप से इसके अंदर प्रेरित पहुंच गया। तो ये पीस जो है, इस पीस को मैं मतलब थोड़ा सा ये वाले को अपने अंदर पहुंचाना है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहां पहुंचा दिया, अंदर गया, ठीक है, ये अंदर गया। जब अंदर गया तो मुख्य रूप से ये क्या करेगा, ये बहुत सारी कॉपी बना लेगा। क्या आपको ये पता है कि डीएनए में मुख्य रूप से रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, ये तो आपको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से बहुत सारी कॉपी बनेंगी। तो कॉपी किस प्रकार से, देखिए, एक कॉपी ये बनी, एक कॉपी ये बनी, फिर ये कॉपी बनी, ये कॉपी बनती जा रही। पहले मुख्य रूप से आप लोग क्या करें कि इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चलिए अभी ले लेना। तो ये कॉपी मुख्य रूप से लगातार बढ़ती चली गई, यानी कि बहुत सारी कॉपी होस्ट सेल के अंतर्गत मुख्य रूप से बन गई। क्या बहुत सारी कॉपी होस्ट सेल के अंदर बन गई, एक वेक्टर के माध्यम से इसको अंदर प्रवेश कराया गया था, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से बहुत सारी कॉपी इस होस्ट सेल की बन गई। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये जो कॉपी बनी किस प्रकार से, तो VAC और YAC, देखिए BAC, यानी BAC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा YAC, यदि देखिए बैक्टीरिया में तैयार किया गया तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा गया, और ईस्ट में होस्ट सेल बनाया गया तो उसको ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। विशेष ध्यान रखें, यदि बैक्टीरिया का यूज तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, और यदि ईस्ट का उपयोग किया गया तो मुख्य रूप से ईस्ट का मतलब ये है कि होस्ट के रूप में मैं बात कर रहा हूं, किसके रूप में बात कर रहा हूं, होस्ट के रूप में मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। तो ये विशेष चीज ध्यान में रखना कि BAC तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, यदि ईस्ट है तो YAC यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल मुख्य रूप से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इन छोटे छोटे पीस जो सीक्वेंस की स्टडी के लिए छोटे छोटे DNA जो किए गए, पीस किए गए, तो ये इनके द्वारा बन गए। इस बने पीस की सीक्वेंसिंग करने के लिए जो टेक्निक यूज की गई थी, क्या, इस बने, तो देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि ये जो बने, ये वाले, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ये जो बने हैं ना छोटे छोटे पीस, ये स्मॉल पीस, ये जो स्मॉल पीस बने, तो इनकी मुख्य रूप से सीक्वेंसिंग की तो स्टडी, भाई सीक्वेंस HEP में क्या कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग ही कर रहे हैं। तो इनको बनाया क्यों गया, सीक्वेंसिंग के लिए बनाया गया। तो स्वाभाविक है कि
जो फ्रेडरिक सेंगर्स एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रेडरिक सेंगर्स साइंटिस्ट थे। इन फ्रेडरिक सेंगर्स साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इन छोटे छोटे पीस की सीक्वेंसिंग के लिए मुख्य रूप से एक टेक्निक उपयोग की गई थी। उस टेक्निक को मुख्य रूप से सेंगर्स टेक्निक के नाम से जाना गया। किस मेथड के नाम से जाना गया? सेंगर्स मेथड के नाम से जाना, क्योंकि उन्होंने बनाई थी तो अपने नाम पर ही मुख्य रूप से ले ली। इन वैज्ञानिकों ने प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के मुख्य रूप से ऊपर स्टडी की थी। किसके ऊपर की थी? प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के ऊपर स्टडी की थी। तो देख लीजिए क्या है, इन बने डीएनए पीस की सीक्वेंसिंग, बहुत बड़ा शब्द आ जाता है, सीक्वेंस करने के लिए जो टेक्निक थी, करने के लिए टेक्निक को, शॉर्ट में लिखा है टेक्निक को सेंगर्स मेथड, क्या? सेंगर्स मेथड कहा गया। क्या कहा गया? मेथड। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया था उसको सेंगर्स टेक्निक कहा जाता है, सेंगर्स मेथड कहा जाता है। क्या? सेंगर्स मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक सेंगर्स ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। क्योंकि फ्रेडरिक सेंगर्स ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? फ्रेडरिक सेंगर्स ने डेवलप। तो इन्होंने मुख्य रूप से कौन सी टेक्निक थी? इनके प्रोटीन जो थे में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये चेन बनती है जी अमीनो एसिड, इसके सीक्वेंसिंग की जानकारी मुख्य रूप से जो की थी, तो यहां लिख दिया जाए अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग की जानकारी जो प्राप्त की थी वो सेंगर्स ने मुख्य रूप से सबसे पहले की थी। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दिया गया? सेंगर्स मेथड नाम दिया गया। तो विशेष तौर पर आप ये ध्यान रख लें कि इसको इन्वर्टेड कॉमा में करें सेंगर्स मेथड, और ये साइंटिस्ट को इन्वर्टेड कॉमा में करें, और ये अमीनो एसिड्स को तो इनके ऊपर की गई थी। तो ये इतना आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मिटा दूं इसको मैं। चलिए, तो ये मेथोडोलॉजी है। अब आता है इसका रिजल्ट। क्या भैया, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? ये पूरी की पूरी टेक्निक इतनी देर से मैं चला रहा हूं, HGP, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त होते? मतलब रिजल्ट मतलब परिणाम, पास हो गए कि फेल हो गए, जिसको कहते हैं ना कि पास होना या फेल होना मुख्य रूप से क्या होता है कि नहीं, तो वो परिणाम के अंतर्गत आते। तो इस वजह से आप रिजल्ट जाने। रिजल्ट देखिए क्या रिजल्ट था। एक ह्यूमन जीनोम में, मतलब जो आपको जानकारी इसके माध्यम से मिली, तो आपको वही रिजल्ट है। तो एक ह्यूमन जीनोम में मुख्य रूप से कितने बेस पेयर क्या कितना था? तो वह 31647, क्या 31647 मिलियन, क्या मिलियन बेस पेयर थे। कितने? एक ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर। अब इनको यदि मुख्य रूप से कोई कन्वर्ट करना चाहे, बिलियन में कन्वर्ट करना चाहे, तो आप 3.1 बिलियन बेस पेयर, थोड़ा सा ये बेस पेयर। ठीक है, तो एक चीज तो मुख्य रूप से रिजल्ट ये प्राप्त हुआ। क्या?
ये जानकारी मुख्य रूप से अपन क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते। प्रत्येक जीन, क्या भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए, प्रत्येक जीन 30,000 या नहीं, प्रत्येक जीन 3,000 बेसिस का बना होता है। क्या 3,000 बेसिस का बना होता है। ये देखिए, ये बेस पेयर हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये बेस पेयर है। मैं यहां सिर्फ कह रहा हूं बेसिस का बना होता है। काय का बना होता है, बेसिस का बना होता है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है बेटा। ये देखिए, आप लोग जो बैठे सामने, कम से कम वो तो हाथ डॉट पेन चलाते रहा करें। मैं मतलब बोलता हूं कि जो बच्चे मतलब थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के हैं, या मतलब जो अदृश्य मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले। तुम लोग तो लिखते रहा करो साथ साथ में, जो चीज समझ में नहीं आप पूछ लिया करो भाई, ठीक है। तो क्या बताया, प्रत्येक जीन 3,000 बेसिस का बना होता है। प्रत्येक जीन 3,000 बेसिस का बना होता है, यानी कुल जीन मुख्य रूप से कम मतलब आपके टोटल जीन मुख्य रूप से कितने, 30,000। कितने टोटल, जो मुख्य रूप से यदि कोई पूछता है जीन, यहां जीन पहले लिख दूं, टोटल जीन, कुल जीन 30,000 होते हैं। कितने होते हैं, 30। सबसे कम, ये सबसे कम है, विशेष ध्यान रखना, क्या सबसे कम है मुख्य रूप से। तो लेकिन इससे पूर्व का जो एस्टिमेटेड था, इससे पूर्व का जो एस्टिमेटेड था, पूर्व एस्टिमेट था वो 80,000 टू 1.4 लाख, यानी 1,40,000। क्या कह सकते, 1.4 लाख का मतलब क्या होता है, 1,40,000। ये पूर्व एस्टिमेट था, ठीक है। तो ये इनमें से अब बात निकल कर आ रही दूसरी, क्या अब बात इनमें से बहुत इंपोर्टेंट बात निकल कर आ रही है। देखिए, इनमें से ये जो मतलब मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, इसमें से 99.9% सभी ह्यूमन में सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं। विशेष तौर पर 99.9% न्यूक्लियोटाइड सभी ह्यूमन में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो 99.9% सभी ह्यूमन में सेम न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये विशेष तौर पर मुख्य रूप से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना, सभी में समान होते हैं। फिर सबसे लार्जेस्ट जीन, क्या सबसे जो लार्जेस्ट जीन है वो डेस्ट्रोफिन जीन है। कौन सा, डेस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पाए जाते हैं। कितने, सबसे लार्जेस्ट जो जीन है वो किसका है, डेस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं। यदि आपको ध्यान हो, मस्कुलर एट्रोफी यानी मसल्स में मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी होती है वो इसी वजह से मुख्य रूप से होती थी, डेस्ट्रोफिन जीन की वजह से, ठीक है। तो ये आपको मैं एक चीज बता देता हूं। अब सबसे बड़ा क्रोमोसोम, थोड़ा सा अलग अलग डॉट से लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे बड़ा क्रोमोसोम ह्यूमन चल रहा है फर्स्ट नंबर का। कौन से नंबर का, फर्स्ट नंबर का। आपको मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आते आते मुख्य रूप से क्या होता है, इनकी बढ़ती चली लंबाई कम होती चली जाती, यानी छोटे होते चले जाते। तो उसमें मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2968। कितने होते हैं जीन, 2968 जीन मुख्य रूप से होते हैं। पहली बात तो ये। और सबसे छोटा ये लार्जेस्ट हो गया, वाई क्रोमोसोम। दिखाई दे रहा है, यहां आ जाओ, वाई
क्रोमोसोम कितना है, जिसमें 231 मतलब 231 जीन पाए जाते हैं। तो ये आप जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो ये रिजल्ट एचजीपी के फलस्वरूप निकल कर आए थे, ये रिजल्ट एचजीपी के फलस्वरूप मुख्य रूप से निकल कर आए थे सामने। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और लिखूंगा, मैं मिटाल कर लिखूंगा, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाल दूं बिल्कुल। देखिए कि 1.4 मिलियन SNPS पाए जाते, स्नैप्स पाए जाते, कितने पाए जाते, 1.4। विशेष ध्यान रख लेना, अभी मतलब 1.4 मिलियन SNPS। पहले तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लें, इसकी फुल फॉर्म जान लें। तो एस का मतलब क्या होगा, यहां सिंगल, एन का मतलब न्यूक्लियोटाइड, पी का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हो गया आपका इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि मॉर्फिज्म क्या होता है। मैंने आपको अभी बता के आया था कि 99%, ये तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, 99% जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ह्यूमन में, न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन में कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब सेम है तो एक जैसी शक्ल, एक जैसे लक्षण होने चाहिए थे, नहीं भाई मेरे भाई। 99% क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड सेम है। डीएनए नहीं बोला है कि डीएनए सेम होते हैं, मैंने बोला है कि 99% न्यूक्लियोटाइड सेम है। विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, मैंने पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड को सेम भाई नहीं बताया है। न्यूक्लियोटाइड सेम हो जाता तो खेल ही खत्म हो जाता, एक जैसे सभी सभी होते। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे स्टडी करने के दौरान ये देख लें, ये क्रोमोसोम एक है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। माना कि क्या, माना कि ये क्रोमोसोम रवि का है, ये क्रोमोसोम शीला का है, और ये क्रोमोसोम मेरे मित्र त्यागी का है। क्या ये मुख्य रूप से हैं, आपको ये तो पता ही है कि ये क्या पाए जाते हैं, डीएनए। तो ये डीएनए बता दिया। अभी आपका इन्हीं से काम पड़ेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, विशेष तौर पर ध्यान रख लें कि 99% सेम न्यूक्लियोटाइड ह्यूमन में पाए जाते हैं। 90 यानी कि ये तीनों जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल लिए, इनमें मुख्य रूप से पूरे के पूरे मुख्य रूप से सेम है 99.9%। लेकिन लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है, ये वाला, ये डिफर है। इस सेगमेंट्स में जो रेड कलर का मैंने इंडिकेट किया है, इसमें मुख्य रूप से अंतर है। ये डिफरेंट है। क्या, ये आपस में डिफरेंट है। तो इसी कंडीशन को क्या मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है, सभी में 99% सेम होते हैं, सिर्फ रेड प्लेस पर सीक्वेंस कुछ और है, रेड प्लेस पर सीक्वेंस कुछ और है। इसी को क्या कहा गया, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, यानी कि अलग अलग रूप है। इसी को क्या कहा गया, पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया। क्या कहा गया था, पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया था। तो लेकिन आप देखें यहां
ये इसका ये है, इसके लिए मैं ये बना रहा हूं, यानी ये सेगमेंट्स को मैं इधर लेके आ गया हूं, ये वाले सेगमेंट्स को मैं कहां बाहर लेकर आ गया हूं। तो ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सीक्वेंसिंग अपन बता रहे हैं, एक आइडियल सीक्वेंसिंग है, कोई वैसा थोड़ी है। टी ये क्या, ये इस प्रकार से है। इसमें मुख्य रूप से आपका ए ये सेगमेंट के न्यूक्लियोटाइड में बहुत अंतर था, अब मैं बताने जा रहा हूं यहां। लेकिन सिंगल जो वर्ड आया है वो सिंगल वर्ड किसके लिए, क्या सिंगल वर्ड किसके लिए, यानी सेम लोकस पर, क्या बताया, सेम लोकस पर जब डिफरेंट सीक्वेंस मिल रहा है आपको, सेम लोकस पर डिफरेंट सीक्वेंस मिल रहा है, और यदि ये अंतर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में है, देखिए ये कंडीशन टी ए जी सी टी ए टी और जी सी, ये कंडीशन देख लीजिए, जी सी जी टी ए टी और सी जी, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स है उसमें बहुत अंतर, सभी में अंतर पाया जा रहा, तो उसको क्या कहा गया, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहा गया था, विशेष ध्यान दे दें, इस कंडीशन को पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया था, यानी इस सेगमेंट के पूरे में मुख्य रूप से अंतर पाया जा रहा है, पूरे सेगमेंट्स में अंतर पाया जा रहा है, इन तीनों में, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इस सेगमेंट, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब लेकिन सेम लोकस पर डिफरेंट सीक्वेंस मिल रहा है, और यदि ये अंतर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में है, ये अंतर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, यानी एक को क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स में है, तो उसे SNPS कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, SNPS। पूरे के पूरे में है तो उसको, उस कंडीशन को पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया, लेकिन सिर्फ एक में अंतर दिखाई दे रहा है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है, इस पूरे सेगमेंट्स को क्या कहा गया था, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन सिर्फ मुख्य रूप से आपके एक न्यूक्लियोटाइड में है। तो अब मैं ये इसको मिटाना पड़ेगा मुझको, देख लीजिए, इसको मिटाने के लिए अब मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए यहां AC, ये आपका ACG, मैं रेड कलर से ही लूं तभी सही रहेगा, ACG और T, ठीक है, ACG T, क्लियर। ये मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि इसके सामने क्या था, T, इसके सामने क्या था, G, इसके सामने क्या था, C, ये तो आपको पता ही है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, और इसके सामने क्या था, A, क्या था, A। तो ऐसे ही यहां T बना लीजिए, यहां G बना लीजिए, यहां C बना लीजिए, और यहां A बना लीजिए। ये 99% सेम है, 99% सेम है, लेकिन स्वाभाविक है क्या, TA, ये थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, ये, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला जो सेगमेंट्स है, ये वाला, यहां C ट्रिपल बॉन्ड G, यहां T डबल बॉन्ड A, और यहां आपका G ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये इसमें C ट्रिपल बॉन्ड G है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये T डबल बॉन्ड A, और ये G ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि तीनों में मुख्य रूप से क्या था, भिन्न था। केवल कौन सा, एक न्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड जब भिन्न होता है
मतलब 99.9% सेम है, ये विषय ध्यान रख ली। सेम लोकस पर डिफरेंट सीक्वेंस मिल रहा है, सेम लोकस पर डिफरेंट सीक्वेंस मिल रहा है, और यह डिफरेंट सिर्फ एक में हो। यदि बहुत सारों में होता तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया, लेकिन यहां सिर्फ एक में मिल रहा, तो इस वजह से इसको क्या कह दिया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया, SNPS कहा गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। तो ये देखिए, ये वाला अंतर, ये न्यूक्लियोटाइड तीनों में भिन्न थे, और शेष 99% मुख्य रूप से कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम है। तो ये मुख्य रूप से एक चीज आपको तैयार करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे ढंग से। आपने देखा अभी तक मतलब है 50% जीन का कोई कार्य नहीं होता, एक तरीके से ये कहा जाए 50% जो जीन है वो उनका कार्य ज्ञात है। क्या है, उनके कार्य के बारे में मुख्य रूप से ज्ञात है। तो लिख दूं किस साइड, इस साइड है 50% जीन का कार्य ज्ञात है, उसमें 2% सिर्फ प्रोटीन का निर्माण। देखिए 50% जीन का कार्य ज्ञात है, 50% जीन का मुख्य रूप से क्या कार्य ज्ञात है, ये तो आपको मतलब क्लियर हो रहा। 2% सिर्फ प्रोटीन को कोड करते, 2% सिर्फ प्रोटीन को कोड करते हैं, 2% सिर्फ प्रोटीन को मुख्य रूप से कोड करते हैं। एक चीज आपको ये तैयार करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, क्या रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, तो उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जल्दी से जल्दी ले लिया। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आपके लिए मैं फिंगर प्रिंटिंग लेके आऊंगा। हाँ, वही फिंगर प्रिंटिंग, चोरी करें या कोई करें तो उसमें लिए आते हैं ना, वही फिंगर प्रिंटिंग की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, तो रिपीटेटिव ये क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस देख लीजिए भाई। रिपीटेटिव सीक्वेंस ये कोई डीएनए सेगमेंट्स हैं, ये आपका क्या है, प्रोटीन कोडिंग पार्ट है। और ये तो मैंने बताई जंक पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, जंक पार्ट है, क्लियर ना। तो जब जंक पार्ट में मुख्य रूप से सीक्वेंस रिपीट होता हो, जैसे देखिए AGC 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 AUC AUC, तो स्वाभाविक है कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप देख रहे हैं ये प्रोटीन कोडिंग पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, प्रोटीन कोडिंग पार्ट है। तो इसके अलावा जो पार्ट है वो फालतू का पार्ट है, जिसको जंक पार्ट कहा जाता है। उस जंक पार्ट में ये जो पार्ट है वह कौन सा, जंक जो पार्ट है, उस जंक पार्ट में मुख्य रूप से बेसेस जो होते हैं वह रिपीट होते हो, वह कैसे होते हो, रिपीट होते हो, उसी को कहा जाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्या बोलते हैं, फिंगर प्रिंटिंग जब आएगा तब बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, समझ में आएगा ना, फिंगर प्रिंटिंग जब आएगा तब अच्छे ढंग से मुख्य रूप से समझाया जाएगा। तो एक चीज मुख्य रूप से आपका ये जंक डीएनए खंड में बार बार रिपीट होना, आप क्या लिख सकते हैं यहां, चलिए इसकी डेफिनेशन
जंक डीएनए सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड लिख सकती है या नाइट्रोजन बेस लिख सकती है, एक ही बात है क्या, मैं न्यूक्लियोटाइड ब्रैकेट में नाइट्रोजन बेसिस का बार बार रिपीट होना, ये कहलाता है रिपीटेटिव सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस कहलाता है। अब सोचिए, क्या आपका ये पूरा जो बताया पोर्शन थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन क्या था कि मतलब आपका पूरा समझाना था। भाई आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि सर ने आज बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, बहुत बड़ा पीरियड। मेरी मजबूरी थी कि कल मैं आधा पढ़ाता, आधा फिर अगले दिन पढ़ाता, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा था। तो इस वजह से मैंने पूरे का पूरा एक ही पार्ट में लेने की कोशिश की। एचजीपी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आईएमपी कर लीजिए। अब आपका प्रश्न उठता होगा कि इतना बड़ा कर दिया, इसका सेंस क्या निकला, इसकी क्या एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन और नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हटा दूं, हाँ चलिए बहुत अच्छे। आज ये तो है कि आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, हाँ बिल्कुल अच्छा। शांत तो कारण है, नहीं तो फिर समझ लो मराई पड़ेगी तुम लोगों की। अब तो देखिए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाए, एप्लीकेशन इनकी क्या क्या है, अनुप्रयोग जिसको कहा जाता है। बच्चों लिखो, एप्लीकेशन। देखिए यानी अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है मुख्य रूप से, ये मेथड इतनी पूरी बता दी। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चलता है, इसके द्वारा क्या बता सकते हैं। बच्चा कहे कि सर अब ये पूरा बता तो दिया, ये इसका उपयोग तो चला ही पता ही नहीं चला। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चलता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चल गया। ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव आनुवांशिकी को समझाया जा सकता है इसके द्वारा। मानव आनुवांशिकी को, यानी मानव आनुवांशिकी यानी, अरे भाई ह्यूमन ह्यूमन हेरिडिटी को समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता क्या है, सकता क्या होता है, कैन क्या होता है, अरे समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा, इनहेरिटेंस डिसीज की जानकारी होती है। क्या? इनहेरिटेंस डिसीज की जानकारी होती है। जब जानकारी होगी तो उससे क्या बचने में मदद मिलती है। तो क्या लिख सकते हैं, इनहेरिटेंस डिसीज से बचने में हेल्प मिलती है। तो स्वाभाविक है, यदि ये पता चल जाए कि जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसीज कौन सी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसको कहते हैं इनहेरिटेड डिसीज कहते हैं। पीछे पढ़ा के आया, देख लेना अब आप। तो उनके बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त पता चल जाती है। तो मुख्य रूप से क्या होता है, उसकी रोग निवारण मतलब उसका निदान भी किया जा सकता है कि किस प्रकार से मुख्य रूप से बचा जाए। तो इसकी भी जानकारी मुख्य रूप से मिलती है, तो विशेष ध्यान रखना। फिर बताया जाता है ट्रांसजीन जीवों को पैदा करने में, ट्रांसजेनिक जीवों, छोटा हो जाता है, कोशिश करता हूं बड़ा लिखने, जीवों को पैदा करने में हेल्प। भाई बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत बड़ा हो गया। प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग जो मेरे अदृश्य
साथी हैं, बच्चे हैं, वह है मुख्य रूप से कमेंट बॉक्स में ले लीजिए। बहुत बड़ा हो गया। देखिए भाई, थोड़ा सा एक पोर्शन और रह गया कि इस जो एचजीपी को, मतलब ये तो बता दिए लॉन्च कब हुआ था, इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं, इसके लिए कौन कौन से कमेटी या कौन कौन से मुख्य रूप से थे, तो वो चीज थोड़ी सी जानकारी और है, तो वो ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। किस कौन कौन पार्टिसिपेंट थे इसको एचजीपी प्रोजेक्ट को चलाने में, किस किस ने हेल्प की थी, ये चीज देख लीजिए। तो मैं यहां लिखे देता हूं, एचजीपी प्रोजेक्ट, एचजीपी में हेल्प करने वाले देश। देखिए क्या था, कौन कौन सी संस्था थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लिखिए, एक तो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और दूसरा था यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ मुख्य रूप से आप बता सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लिखिए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, दूसरे नंबर पर। अरे बड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, यूएस, या चाहे अलग नहीं लिखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए ने मुख्य रूप से इसके बारे में विस्तृत बताते रहते थे, एचजीपी प्रोजेक्ट को चलाते थे। तो एक तो मुख्य रूप से ये हो गया, ये जैसे एचजीपी प्रोजेक्ट है, तो एक तो मुख्य रूप से ये थे। दूसरा मुख्य रूप से जो था, इसके अलावा एक ट्रस्ट था, क्या, एक ट्रस्ट और था जो इसमें मुख्य रूप से हेल्प करता था, वेलकम ट्रस्ट था, वह भी मुख्य रूप से इसमें हेल्प की उसने, क्या। वैसे देखा जाए ऑल ओवर में, मतलब इसको चलाने में 20 कंट्रीज की हेल्प थी, अकेला ये नहीं कि यूएसए ही मालिक बना बैठा था, कि यूएसए मालिक बना, 20 कंट्रीज थी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 4 कंट्रीज तो मेंशन है, आपकी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से 4 कंट्रीज तो मेंशन है। कौन कौन सी कंट्रीज मेंशन है, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और जापान, ये 4 जो हैं कम देश, ये तो मुख्य रूप से आपकी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से मेंशन है। वैसे मुख्य रूप से 20 कंट्रीज शामिल थे, 20 देश मुख्य रूप से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके बनाने में, पूर्ण पहुंचाने में मुख्य रूप से शामिल थे। तो इसको भी जरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब अब पूरा होता है।